हेलो एवरीवन। आज हम हमारा चैप्टर बहिष्कार एवं समावेशन दलित एवं पिछड़े वर्ग, ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे। जो दलित और बैकवर्ड क्लासेस हैं, है ना, उनके बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो बहिष्कार एवं समावेशन, ये जो दो शब्द हैं, इनका क्या मतलब है, ठीक है। सबसे पहले जो गॉर्डन मार्शल हैं, इनकी एक डेफिनेशन है। इन्होंने कहा है कि बहिष्कार अथवा अपवर्जन एक वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कुछ व्यक्ति अथवा समूह अपने समाज या समुदाय में आर्थिक क्रियाओं या सामाजिक संबंधों के क्षेत्र में स्वयं को वंचित और उपेक्षित महसूस करते हैं, है ना। इसका क्या मतलब है? कोई भी व्यक्ति या समूह अपने समाज से जब उपेक्षित या खुद को अलग महसूस करता है ना। जैसे कि किसी भी व्यक्ति को जब उसके समुदाय या समाज से अलग कर दिया जाता है, उसे आर्थिक क्रियाओं में भागीदार नहीं बनाया जाता है, उससे सामाजिक संबंध खत्म कर लिए जाते हैं, तो इस अवस्था को उन्होंने क्या कहा है? बहिष्कार, ठीक है। यानी कि हम लोग इसको अगर जनरल टर्म में समझें तो बहिष्कार का क्या मतलब है? किसी का बहिष्कार कर देना, उसको अलग कर देना अपने आप से, ठीक है, एक्सक्लूड कर देना, एक्सक्लूजन जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो जब कोई भी व्यक्ति या समूह अपने समुदाय से या अपने समाज से अलग कर दिया जाता है या उसको उपेक्षित महसूस करवाया जाता है, ठीक है, तो उसको ही क्या कहते हैं? बहिष्कार। नेक्स्ट है अगर हम इसको दो संदर्भ में समझें, एक पश्चिमी समाज के संदर्भ में, एक भारतीय संदर्भ में, ठीक है। पश्चिमी समाज में बहिष्कार शब्द का प्रयोग निर्धनता की समस्या से ग्रसित, है ना, जो ऐसे लोगों के लिए किया जाता है जो निर्धनता की समस्या से ग्रसित होते हैं, यानी कि जो गरीब होते हैं और उन्हें एक विशेष नीति के कारण अनेक आर्थिक अवसरों से वंचित होना पड़ता है, ठीक है। वहाँ पे बहिष्कार का मतलब क्या है? उस शब्द का प्रयोग किस लिए किन लोगों के लिए किया जाता है? वो लोग जो निर्धन होते हैं और उन्हें किसी विशेष नीति के कारण आर्थिक अवसरों से वंचित होना पड़ता है ना, अलग होना पड़ता है। वहीं अगर हम इसे भारतीय संदर्भ में समझें, ठीक है, बहिष्कार एक ऐसी दशा है जो संस्थात्मक रूप से एक विशेष समूह या व्यक्ति को पृथक्करण और अधिकारों से वंचित रहने के लिए बाध्य करती है, ठीक है। इन्होंने क्या करा है? बहिष्कार एक ऐसी दशा के रूप में एक्सप्लेन किया है जो संस्थात्मक रूप से विशेष समूह या व्यक्ति को, है ना, कोई भी समूह या व्यक्ति हो सकता है, उसको क्या किया जाता है? अलग कर दिया जाता है, पृथक्करण और अधिकारों से वंचित रहने के लिए बाध्य करती है। यानी कि उस व्यक्ति को या समूह को अलग कर दिया जाता है समाज से और उसे कुछ अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है, यानी कि कुछ अधिकार उससे छीन लिए जाते हैं। इसे अगर हम अपने परंपरागत समाज के आधार पर समझें, देखा होगा पहले मैंने कई बार ये चीज़ क्लास में भी डिस्कस करी है कि पहले के समाज में जाति व्यवस्था बहुत ही कठोर थी, है ना। जाति व्यवस्था के नियम बहुत ही दृढ़ थे। उस समय पे क्या होता था? जो व्यक्ति जो जाति व्यवस्था से संबंधित नियमों को नहीं मानता था, जैसे पहले क्या था? अंतर जातीय विवाह, ना, अपनी ही जाति में विवाह करने को मान्यता प्रदान थी, है ना। भारी जाति में विवाह करना अलाउ नहीं था, ठीक है। तो अब क्या हुआ? अगर कोई व्यक्ति दूसरी जाति में विवाह कर लेता था तो उसको क्या करते थे? बहिष्कृत कर देते थे समाज से, यानी कि उस व्यक्ति का बहिष्कार कर दिया जाता था। क्यों? क्योंकि उसने किसी दूसरी जाति में विवाह कर लिया है, ठीक है। तो इसी प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? बहिष्कार, है ना। तो उसे क्या करते थे? कुछ अधिकारों से वंचित कर देते थे, उसे समाज से अलग कर दिया जाता था। ऐसे ही जो तथाकथित निम्न जातियाँ हैं पहले के समाज में, है ना, जिन्हें हम अभी आगे पढ़ेंगे, जिन्हें दलित जातियाँ भी बोला जाता है, तो उसमें क्या था? उन जातियों, जो निम्न जातियाँ मानी जाती थी उस समय पे, उन्हें बहुत सारे अधिकारों से वंचित रहना पड़ता था। हम लोगों ने पढ़ा है कि उन्हें कुओं से पानी नहीं पीने दिया जाता था, मंदिरों में प्रवेश उनका वर्जित था, है ना। तो ये सब क्या है? उनको ये जो अधिकार थे जो बाकी अन्य लोगों को प्राप्त थे, परंतु उन लोगों को वो अधिकार नहीं दिए गए थे, है ना। तो ये कैसी दशा है? एक बहिष्कार की दशा है, यानी कि उन सबको बहिष्कृत माना जाता था उस समय समाज में, ठीक है। ये तो हो गया हमारा भारतीय संदर्भ में। आई होप समझ गए होंगे कि हाँ, बहिष्कार क्या होता है? एक्सक्लूजन, यानी कि कुछ व्यक्तियों को या समूह को अन्य समाज से अलग कर देना, है ना। उन्हें बाकी जो अधिकार बाकी लोगों को हैं, है ना, अन्य लोगों को जो अधिकार प्राप्त हैं
कुछ व्यक्तियों को वो अधिकार नहीं दिए जाते हैं, है ना, तो उस दशा को क्या कहेंगे? बहिष्कार। नेक्स्ट है, अब आपकी जो नेक्स्ट अवधारणा है वो क्या है? समावेशन की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूजन। अभी हमने पढ़ा था एक्सक्लूजन, अब ये है कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूजन। ये क्या होता है देखते हैं। समावेशन का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जो असमानता, शोषण और पृथकता के विरुद्ध ऐसे विकल्प प्रस्तुत करती है जिससे एक समताकारी व्यवस्था को प्रोत्साहन दिया जा सके। अर्थात समावेशन का मतलब, अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज में देखो इसको समझाऊँ, समावेश है ना, समावेशन यानी कि समावेश कर लेना, ठीक है। जैसे लोगों को बहिष्कृत किया गया था, उन्हें बाहर निकाल दिया गया था, है ना, समाज से, समुदाय से अलग समझा जाता था। समावेश करने का मतलब है उनको अपने समाज में ही मिला लेना, यानी कि एक समताकारी व्यवस्था को प्रोत्साहन देना, अर्थात सभी को समान समझना, है ना। जैसे कि निम्न जातियों को माना जाता था, लेकिन आजकल जो व्यवस्था है वो कैसी है? समावेशन की प्रक्रिया चल रही है, यानी कि कोई भी व्यक्ति निम्न नहीं है बल्कि सभी क्या है? समान है, ठीक है। इसको ही हम क्या कहते हैं? समावेशन। उनको अपनी धारा में यानी कि मुख्य धारा में मिला लेना, उनको अलग ना समझना, ठीक। नेक्स्ट, समावेशन की दशा का संबंध मुख्य रूप से 3 तत्वों से है: जीवन के अवसर, समानता और सहभागिता। जीवन का अवसर यानी कि इसका मतलब क्या है? समाज के सभी वर्गों को विकास के समान अवसर देना राज्य का दायित्व है। इनका मतलब क्या है? जैसे कि पहले के समाज में हमने पढ़ा कि कुछ वर्गों को क्या था, यानी कि कुछ जातियों को समाज में निम्न माना जाता था और उन्हें अन्य लोगों के समान या अन्य वर्ग या अन्य जातियों के समान अवसर नहीं मिलते थे, है ना। लेकिन जब समावेशन की अवधारणा आई तो उसमें क्या कहा गया कि सभी को समान जीवन अवसर प्रदान किए जाएं, यानी कि जीवन जीने के सभी को समान अवसर दिए जाएं, ठीक है। नेक्स्ट है समानता, ठीक है। दूसरा तत्व है समावेशन का समानता। समावेशन की प्रक्रिया समानता के बिना पूर्ण ही नहीं हो सकती। व्यवहारिक अर्थ में समावेशन का तात्पर्य है किसी समूह को पुनः समाज की मुख्य धारा में जोड़ना, है ना। जैसे कि जो कुछ अलग जातियाँ मानी जाती थीं, है ना, वो क्या एक समूह था, तो उस समूह को यानी कि उस जाति को, उन जातियों को फिर से समाज की मुख्य धारा में जोड़ना तथा उसकी परंपरागत निर्योग्यताओं को समाप्त करना, यानी कि जो तथाकथित निम्न जातियाँ थीं उनको जो निर्योग्यताएं उन पे लगाई हुई थी कि मंदिरों में नहीं जा सकते हैं, पानी नहीं पी सकते हैं, साथ में भोजन नहीं कर सकते हैं, क्या ये निर्योग्यताएं थीं उनकी। तो ये जो परंपरागत निर्योग्यताएं थीं उनको समाप्त कर देना और उनको पुनः अंगीकार करना, यानी कि उन्हें फिर से समानता के अवसर देना, यानी कि जो अधिकार अन्य लोगों को हैं वही अधिकार उन्हें भी हैं, वो भी मंदिर में जा सकते हैं, वो भी पानी पी सकते हैं, वो भी साथ में भोजन कर सकते हैं, ठीक है। तभी तो समावेशन होगा जब सभी लोग समान होंगे। तीसरा है समावेशन का तीसरा तत्व है सहभागिता। समाज के किसी वर्ग अथवा समुदाय को समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित करने के लिए इस तरह की दशाएं विकसित करना आवश्यक होती हैं जिससे समाज आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन में उस वर्ग अथवा समुदाय की सहभागिता बढ़ने लगे, ठीक है। यानी कि ऐसी दशाएं विकसित करना ताकि जो समुदाय या जो समूह को अलग समझा जा रहा था या निम्न समझा जा रहा था उसे भी समान सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अवसर मिल सकें, वो भी बराबर का हिस्सेदार उसमें बने, बराबर से सहभागिता कर सके, ठीक है। नेक्स्ट है भारत में दलित, ठीक है। अब बात आती है भारत में दलितों की समस्या के बारे में, ठीक है। दलित आज के समय में 19 करोड़ से भी अधिक व्यक्ति हैं जो हमारे हिंदू समाज का अंग तो हैं, लेकिन कुछ धार्मिक ग्रंथों में दिए गए निर्देशों की वजह से, यानी कुछ हमारे धार्मिक ग्रंथ ऐसे हैं जिनमें कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं कि कुछ व्यक्तियों को बहुत लंबे समय तक हमारे समाज में अपमानित और उपेक्षित जीवन व्यतीत करना पड़ा, है ना। जैसे कि जो हम निम्न जातियों के बारे में पढ़ते हैं, जो तथाकथित निम्न जातियों के बारे में पढ़ते हैं, जो दलित बोलते हैं जिनको, है ना, उनको एक बहुत लंबे समय तक हमारे समाज में अपमानित और उपेक्षित जीवन व्यतीत करना पड़ा है। अब दलितों की समस्या का वास्तविक आधार क्या है, यानी कि जो समस्या है इसका आधार क्या है? भारतीय समाज का
जातिगत संस्तरण। जैसे कि हम लोग हमेशा पढ़ते हैं कि हमारा जो भारतीय समाज है वो कैसा है, अलग अलग जातियों में, है ना। ऐसे संस्तरण यानी कि ऊंचे से नीचे के क्रम में बटा हुआ है, यानी कुछ जातियों को उच्च माना जाता है, कुछ को उससे निम्न और कुछ को सबसे निम्न, है ना। तो इस तरीके से जो हमारा भारतीय समाज है वह जातिगत संस्तरण के आधार पर बटा हुआ है, जिसमें एक और ब्राह्मण जातियों को सबसे पवित्र माना जाता है ना। यहाँ पे अगर हम देखें तो जो ब्राह्मण जातियाँ होती हैं इनको सबसे उच्च माना जाता है, पवित्र माना जाता है, और उन्हें कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं उस वजह से। जबकि कुछ ऐसी जातियाँ हैं जिनको बिल्कुल अपवित्र माना जाता है और उन्हें पवित्र कही जाने वाली जाति, यानी कि अर्थात ब्राह्मण जिसे कह सकते हैं, ब्राह्मण जाति हैं, जो भी पवित्र कही जाने वाली जातियाँ हैं उनसे अलग रखा जाता है। ठीक है, ये चीज़ें पहले के समाज में बहुत ज़्यादा थी कि कुछ जातियों को विशेष अधिकार दिए गए थे, उन्हें उच्च माना जाता था समाज में, और कुछ जातियों को निम्न माना जाता था और उनको किसी भी तरीके के अधिकार समाज में नहीं दिए गए थे। ठीक है, अब क्या है, उसके बाद में हम लोगों ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में पढ़ा है ना। उन्होंने दलितों के उत्थान के लिए बहुत ही कार्य किए हैं, है ना। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने दलित वर्ग शब्द का प्रयोग किया था सबसे पहले। अगर आपको ऑप्शन में पूछता है, ऑप्शनल क्वेश्चंस आते हैं जो उसमें पूछेगा कि दलित वर्ग शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो भीमराव अम्बेडकर ने किया था। और उन्होंने कहा था कि जो जातियाँ गरीब, ठीक है, शोषित तथा सामाजिक और धार्मिक अधिकारों से वंचित हैं, यानी कि जो गरीब हैं, शोषित हैं, यानी कि उनका शोषण हो रहा है, उन्हें सामाजिक और धार्मिक अधिकार नहीं दिए गए, यानी कि समाज में उन्हें समानता का अधिकार नहीं है, धार्मिक अधिकार नहीं दिए गए हैं। धार्मिक अधिकार अर्थात मंदिरों में जाने का अधिकार नहीं है, पूजा पाठ करने का अधिकार नहीं है, ठीक है, शिक्षा का भी अधिकार नहीं था। तो उन्हें सामाजिक और धार्मिक अधिकार नहीं दिए गए हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, दलित कहते हैं। तो अगर दलित वर्ड का मीनिंग कोई पूछेगा तो भीमराव अम्बेडकर जी ने उसको कैसे एक्सप्लेन किया है या कैसे डिफाइन किया है कि ऐसी जातियाँ जो गरीब हैं, शोषित हैं, सामाजिक और धार्मिक अधिकारों से वंचित हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, दलित कहेंगे। ठीक है, दलित का मतलब होता है कुचला हुआ। ठीक है, अगर हम इसका शब्द का मीनिंग देखें तो इसका मतलब होता है कुचला हुआ, यानी कि जिन लोगों को दबाया गया हो या कुचला गया हो, है ना, तो उसको ही हम क्या कहते हैं, दलित। इस कथन से स्पष्ट होता है कि दलित शब्द से हमारा अभिप्राय उन लोगों से है जो उच्च जातियों द्वारा सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक रूप से शोषित होने के कारण, तरह तरह के अभावों के कारण गरीबी के स्तर पर हैं। यानी कि उच्च जातियों जो उच्च जातियाँ हैं वो क्या करती हैं, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक रूप से उनका शोषण करती हैं, और जो दलित जातियाँ हैं वो कैसे हैं, इस वजह से गरीबी के स्तर पर हैं। ठीक है, तरह तरह के अभाव हैं उनके जीवन में, तथा सामाजिक अपमान के साथ ही उन्हें विभिन्न प्रकार के उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता है। ठीक, फिर ब्रिटिश काल में अस्पृश्य जातियों की स्थिति बहुत दयनीय रही है, यानी कि जो दलित जातियाँ थे उन्हें अस्पृश्य माना जाता था, यानी कि अनटचेबल, है ना, उन्हें टच नहीं किया जाता था, छुआ नहीं जाता था, यानी कि छूना भी क्या कहते थे, अगर उन्हें छू लिया तो क्या हो जाएंगे, अपवित्र हो जाएंगे उनको छूने से। ठीक है, तो ब्रिटिश काल में, यानी कि जब अंग्रेज आए थे, है ना, स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले के समय का जो भारत था, उस समय पे अस्पृश्य जातियों की स्थिति कैसी थी, बहुत ही दयनीय थी। इसके बाद भी आप लोगों ने देखा होगा, पढ़ा भी है हम लोगों ने, कि बहुत सारे समाज सुधार आंदोलन हुए थे, है ना। समाज में जो भी कुरीतियाँ चल रही थी उनको सुधारने के लिए बहुत सारे आंदोलन किए गए थे। हम लोगों ने विवेकानंद के बारे में पढ़ा है, स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में पढ़ा है, ज्योतिबा फुले के बारे में पढ़ा है ना। उन सभी ने समाज को सुधारने के लिए, समाज में जो व्याप्त कुरीतियाँ थीं उनको ख़त्म करने के लिए प्रयास किए, उनको ख़त्म करने के लिए आंदोलन किए। ठीक है, तो इसी तरीके से तो अस्पृश्य जातियों की स्थिति दयनीय थी। इसके बाद भी आर्य समाज ने सुधारवादी आंदोलन के अंतर्गत इन जातियों को दलित नाम से संबोधित किया। ठीक है, संबोधित करके इनके लिए अन्य हिंदू जातियों की तरह ही समान सुविधाएं और समान अधिकार देने के लिए आवाज़ उठाई। हालांकि इन्हें अस्पृश्य माना जाता था, इसके बावजूद भी आर्य समाज ने दलित जातियों
को समान सुविधाएं और समान अधिकार देने के लिए अपनी आवाज़ उठाई कि हाँ, इन्हें भी सभी के समान अधिकार मिलने चाहिए। आर्य समाज का मानना था कि जिन जातियों को अछूत माना जाता है वे वास्तव में दलित जातियां हैं, क्योंकि उन्हें और उनके मानवीय अधिकारों को कुचल कर, जैसे मैंने बताया था ना, दलित का मतलब होता है कुचला हुआ, दबाया हुआ, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि वास्तव में जो अछूत जातियां माना जा रहा है जिन्हें, वो कैसी हैं, दलित जातियां हैं। उनके मानवीय अधिकारों को कुचलकर उन्हें सभी तरह के अधिकारों से वंचित किया गया है, तो कोई अधिकार नहीं दिए गए उन्हें। इसी कारण ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा भी अछूत जातियों को दलित जातियां कहा जाने लगा, ठीक है। तो जो ब्रिटिश लोग थे उन्होंने भी क्या कहा है, अछूत जातियों को दलित जाति यानी कि डिप्रेस्ड क्लास, डिप्रेस्ड, दबाई हुई, ठीक है। इसके बाद में हम लोग को यहाँ लिखा है दलित का मतलब है कुचला हुआ या दबाया हुआ। इसके बाद आते हैं कि जो आपकी 1931 में जनगणना के आयुक्त थे J.H. हट्टन, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1931 की जनगणना के आयुक्त हैं J.H. हट्टन। इन्होंने इन जातियों को, यानी कि जिन्हें दलित जातियां कहा जा रहा है या अछूत कहा जा रहा है, उन जातियों को क्या नाम दिया है, बाहरी जाति, एक्सटीरियर कास्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है कि दलित जातियों को बाहरी, J.H. हट्टन ने किस नाम से बुलाया, बाहरी जाति, ठीक है। बाहरी जाति से उनका मतलब क्या था, क्योंकि इन जातियों को अन्य हिंदुओं के समान कोई अधिकार नहीं प्राप्त थे, है ना, और इन्हें हिंदू समाज से बाहर का माना जाता था। तो जब हिंदू समाज से बाहर का माना जाता था, इसलिए इन्होंने इन जातियों को क्या कहा है, बाहरी जाति। आप देख सकते हैं इस इमेज में कि किस तरह की स्थिति लोगों की रही होगी, है ना, क्योंकि वो ना तो शिक्षित थे, ना उन्हें कोई अधिकार प्राप्त थे, है ना, ना वो कोई ऐसा काम कर सकते थे, जिस वजह से उनकी समाज में स्थिति बहुत ही दयनीय थी, जिस वजह से J.H. हट्टन ने इन्हें बाहरी जाति कहकर संबोधित किया है। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इस पर आप लिख सकते हैं इम्पॉर्टेंट, किसने नाम दिया है, J.H. हट्टन ने, और क्या नाम दिया है, बाहरी जाति, ठीक है। फिर यहीं से अस्पृश्य जातियों की स्थिति ने क्या करा, एक राजनीतिक रूप लेना आरंभ कर दिया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में हम सब ने सुना है। उन्होंने क्या करा था, इंग्लैंड में होने वाले गोलमेज सम्मेलन में इस बात पर जोर दिया। इंग्लैंड में एक गोलमेज सम्मेलन के बारे में अगर किसी के पास हिस्ट्री होगी तो उसने पढ़ा होगा कि गोलमेज सम्मेलन हुए थे, ठीक है। अब भीमराव अम्बेडकर ने उसमें हिस्सा लिया भारत की तरफ से। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इंग्लैंड में होने वाले पहले गोलमेज सम्मेलन में इस बात पर जोर दिया कि अछूत जातियों को हिंदू समाज से बाहर मानकर उन्हें मतदान का पृथक अधिकार दिया जाए, है ना। तो सबसे पहले पृथक अधिकार की मांग किसने करी थी, देखो इसमें लिखा है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने पहले गोलमेज सम्मेलन में इस बात पर जोर दिया कि अछूत जातियों को हिंदू समाज से बाहर मानकर, यानी कि हिंदू समाज से अलग माना जाए, है ना, क्योंकि वो माना ही जाता था उन्हें, तो उन्होंने कहा उनको बिल्कुल ही अलग माना जाए और उन्हें पृथक मतदान का अधिकार, यानी कि अलग से मतदान करने का अधिकार उन्हें दिया जाए। तो ये एक राजनीतिक रूप लेने लगा था ये सब मामला, ठीक है। लेकिन महात्मा गांधी इसके विरोध में थे। उन्होंने कहा था कि नहीं, ये अगर हम ऐसा करेंगे तो भारत में और क्या हो जाएगा, और फूट पड़ेगी, ऐसे हम सब अलग अलग हो जाएंगे, एकता नहीं रह जाएगी, है ना। तो इस वजह से उन्होंने उनका विरोध किया था। फिर महात्मा गांधी ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कट्टरतावादी हिंदू समाज के विरोध में आवाज़ उठाई, है ना, और अछूत कहे जाने वाले लोगों को हिंदू समाज का अभिन्न अंग माना। उन्होंने कहा कि नहीं, ये लोग अछूत नहीं है, ये हिंदू समाज से अलग नहीं है, बल्कि ये हिंदू समाज का ही हिस्सा है, जिन्हें हम दलित कहते हैं। उनकी दशा में सुधार करने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किए, उसके लिए आवाज़ उठाई कि हाँ, उनकी जो इतनी दशा खराब है, उनकी जो कंडीशन समाज में इतनी खराब है, जो निम्न स्थिति है, उसमें सुधार किया जाए। उन्होंने क्या करा था, उन जातियों के साथ में उनकी बस्तियों में जाकर रहना भी आरंभ कर दिया था, है ना, इसी चीज़ का विरोध करते हुए कि नहीं, ये लोग अलग नहीं है, बल्कि ये हमारे ही समाज का हिस्सा हैं। तो उन्होंने इन जातियों को बाहरी जाति ना मानते हुए बल्कि क्या कहा है, हरिजन कहना आरंभ किया। बहुत इंपॉर्टेंट है कि दलित जातियों को हरिजन किसने कहना प्रारंभ किया था, महात्मा गांधी ने, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि हरिजन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, महात्मा गांधी ने किया था। किनके लिए किया था, दलित जातियों के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ये हिंदू समाज का ही हिस्सा हैं और इनकी दशा में सुधार करने के लिए लगातार
प्रयास हम करेंगे, है ना। इन्होंने हरिजन कहना आरंभ किया और स्वयं भी विभिन्न क्षेत्रों की हरिजन बस्तियों में जाकर रहना आरंभ किया था। किसने? महात्मा गांधी ने। फिर इसके फलस्वरूप क्या हुआ? सन 1935 में पहली बार 1935 में पहली बार अछूत जातियों की एक ऐसी सूची तैयार की गई। ठीक है, कब तैयार की गई थी? 1935 में। यानी कि भीमराव अम्बेडकर ने कहा मतदान दिया जाए। ठीक है, पृथक मतदान का अधिकार दिया जाए। विरोध महात्मा गांधी ने किया। महात्मा गांधी ने क्या कहा? ये हमारे ही समाज का हिस्सा है, और इन्होंने इनको क्या नाम दिया? हरिजन। बाहरी जाति ना कहते हुए बल्कि क्या वर्ड यूज़ किया है? हरिजन। हरिजन यानी कि भगवान के बंदे। हरि मतलब भगवान, जन माने लोग, तो भगवान के लोग। ठीक है, इसी के फलस्वरूप 1935 में पहली बार अछूत जातियों की एक सूची तैयार की गई, जिसमें सम्मिलित की जाने वाली जातियों की दशा में सुधार करने को राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का हिस्सा मान लिया गया। ठीक है, यानी कि एक अछूत जातियों की एक सूची तैयार की गई कि हाँ कौन कौन जातियाँ आती हैं अछूत जातियों में, और उन जातियों की दशा में सुधार किया जाए। और उस जातियों में सुधार करने को क्या मान लिया गया? राष्ट्रीय आंदोलन का ही। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था ना उस समय पे, हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, तो उन्होंने क्या स्वतंत्रता आंदोलन का ही हिस्सा मान लिया था कि हमें इनकी दशा में भी सुधार करना है, ये भी हमारे आंदोलन का ही एक हिस्सा है। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है तीनों ही चीज़ें। नेक्स्ट आते हैं, स्वतंत्रता के बाद भारत के संविधान में यह व्यवस्था की गई कि शूद्र वर्ण में भी जिन जातियों को भी अछूत माना जा रहा है उन्हें कानूनी संरक्षण, यानी कि जो हमारा 4 वर्ण है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, शूद्र को सबसे निम्न माना जाता है, शूद्र वर्ण को। ठीक है, तो उन्होंने कहा शूद्र वर्ण में जिन जातियों को भी अछूत माना जा रहा है उन्हें कानूनी संरक्षण और सरकारी नौकरियों में आरक्षण देकर ही उनकी दशा में सुधार किया जा सकता है ना। देखो, शूद्र वर्ण में कई जातियाँ आती हैं। कुछ जातियाँ होती हैं जो अन्य जातियों को सेवा प्रदान करती है, जैसे कि कोई बर्तन बनाता है ना, और कोई पान बनाने का काम करता है, जुलाहे होते हैं, है ना, उन्हें अछूत नहीं माना जाता है ना, क्योंकि उनके द्वारा बनाई गई चीज़ों का प्रयोग तो उच्च जातियाँ करती हैं। लेकिन शूद्र वर्ण में कुछ जातियाँ ऐसी होती हैं जिन्हें अछूत माना जाता है। तो उन्होंने कहा कि जो अछूत मानी जाती हैं जातियाँ जिनको अछूत माना जाता है उनकी दशा में सुधार करने का एक ही उपाय है। क्या उपाय बताया उनकी दशा में सुधार करने का? कि उन्हें कानूनी संरक्षण दिया जाए और सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाए, है ना। आरक्षण यानी कि कुछ स्थान उन जातियों के लिए सुरक्षित किया जाए, कुछ सीटें उन जाति के लोगों के लिए सुरक्षित की जाए। ठीक है, तभी उनकी दशा में सुधार संभव है। इसके लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया कि वह विभिन्न राज्यपालों से सलाह करके उन जातियों की एक अनुसूची तैयार करे। ठीक है, अब जो हम लोग अनुसूचित जातियाँ हम लोग पढ़ते हैं ना, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? दलित जातियाँ, अछूत जातियाँ, बाहरी जाति, हरिजन, ये शब्द वर्ड पढ़े, है ना। लेकिन उसके बाद में जब हमारा स्वतंत्र हो गया भारत, उसके बाद में इन जातियों की दशाओं में सुधार करने के लिए प्रयास हुए। दशा में सुधार करने का प्रयास कैसे हुआ? उन्होंने कहा कि इन्हें कानूनी संरक्षण दिया जाए और सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाए, तभी इनकी दशा सुधर सकती है। ठीक है, उसके लिए क्या किया गया? अनुच्छेद 341 वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लो। क्या है? अनुच्छेद 341। इसमें क्या कहा गया? इसमें प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति को यह अधिकार है। ठीक है, किसको अधिकार दिया गया? राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया कि वह विभिन्न राज्यपालों से, है ना, अलग अलग जो राज्य हैं हमारे देश में, है ना, बहुत सारे राज्य हैं, तो उन राज्यों के राज्यपाल से सलाह करें और ऐसी जातियों की एक अनुसूची तैयार करें जिन्हें सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक आधार पर सभी अधिकारों से वंचित किया जाता है ना। यानी कि जो दलित जातियाँ या अछूत जातियाँ जिन्हें माना जाता था, अब उन्होंने कहा कि ऐसी जातियों की एक पूरी अनुसूची, यानी कि एक सूची बनाई जाए ऐसे करके। ठीक है, एक अनुसूची बनाई जाए, किसकी सलाह से? राज्यपालों की सलाह से। और बनाएगा कौन? राष्ट्रपति बनवाएगा। ठीक है, कौन सी जातियाँ होंगी? जो सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक रूप से वंचित हैं। ठीक है, उनके लिए एक अनुसूची तैयार करी जाए। इस अनुसूची में जिन जातियों को सम्मिलित किया गया
आज कानूनी रूप से उन्हीं को हम क्या कहते हैं, अनुसूचित जातियाँ। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है कि किस अनुच्छेद में कहा गया है, 341 में क्या प्रावधान है, राष्ट्रपति को ये अधिकार दिया गया है कि वह एक अनुसूची बनवाएगा। ठीक है, और ये जो हम लोग आज अनुसूचित जातियाँ वर्ड पढ़ते हैं, अनुसूचित जातियाँ यानी कि जो इस अनुसूची में शामिल हैं ऐसी जातियाँ। ठीक है ना, इसीलिए इसे अनुसूचित जाति किया गया, यानी कि जिन्हें सूची में रखा गया है, जिन जातियों को, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, अनुसूचित जाति, SC, शेड्यूल कास्ट जिन्हें बोला जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया? कुछ ना समझ में आए तो मुझे कमेंट्स में बता दिया करो, ताकि मैं उसके बारे में आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट, वैसे तो जहाँ तक है समझ में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट, दलितों के लिए कल्याण कार्य। ठीक है, ये तो हो गया दलितों की स्थिति के बारे में कि दलितों की समाज में स्थिति कैसी थी, उनके लिए स्वतंत्रता से पहले क्या प्रावधान किए गए, है ना, या स्वतंत्रता से पहले क्या कार्य किए गए, उनकी दशा में सुधार करने का कैसे प्रयास किया गया, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में कैसे अधिकार वो उनकी दशा में सुधार करने का कैसे प्रयास किया गया कि भाई उनके लिए एक अनुसूची बना दी गई, और उस अनुसूची में जो जो जातियाँ आएंगी, है ना, उन जातियों के लिए उनको धार्मिक, सामाजिक, है ना, शैक्षणिक, ये सारे अधिकार उनको दिलवाए जाएंगे। ठीक, अब आता है इनके लिए कल्याण कार्य, वेलफेयर मेजर्स ऑफ दलित्स। क्या क्या कार्य किए गए हैं, देखो सबसे पहला बहुत इंपॉर्टेंट है अस्पृश्यता अपराध अधिनियम। ठीक है, यानी कि अस्पृश्यता अधिकार अधिनियम जो कि 1955 में पास हुआ। उसमें क्या कहा गया कि जैसे जिन लोगों को अस्पर्श माना जाता था कि हाँ ये अछूत है, हम इन्हें छुएंगे नहीं, तो इस तरह का अगर कोई व्यक्ति आचरण करता है कि हाँ वो किसी को अछूत मान रहा है कि हाँ भाई तुम अछूत हो, हम तुमसे बात नहीं करेंगे, तो ये छुएंगे नहीं, तुम्हारे हाथ का पानी नहीं पिएंगे, तो अगर कोई व्यक्ति इस तरह के आचरण करता है तो उसको दंड दिया जाएगा कानूनी रूप से। ठीक है, तो इनके दलितों के कल्याण के लिए जो कानून पास किए गए उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है अस्पृश्यता अपराध अधिनियम। कब आया है, 1955 में उसको पास किया गया है। इसमें अस्पृश्यता से संबंधित सभी तरह के आचरणों को अपराध घोषित किया गया है कि आप अस्पृश्यता संबंधित कोई भी व्यवहार करेंगे तो आप अपराधी कहलाएंगे। ठीक है, दूसरा है इस कानून को और अधिक प्रभावपूर्ण बनाने के लिए सन 1976 में इसका नाम नागरिक अधिकार संरक्षण कानून, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट कर दिया गया। ठीक है, यानी कि इसमें और कुछ चीज़ें ऐड करी गई और इसको प्रभावपूर्ण बनाया जा सके, लोग ऐसा व्यवहार ना करें किसी के साथ में, उसके लिए 1976 में ये जो अस्पृश्यता अपराध अधिनियम है आपका, इसी का नाम बदल के क्या कर दिया गया, नागरिक, ये जो अस्पृश्यता अपराध अधिनियम है 1955, इसी का नाम बदल के 1976 में क्या कर दिया, नागरिक अधिकार संरक्षण कानून, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट कर दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है अनुच्छेद 17, हम लोग हमेशा पढ़ते हैं अनुच्छेद 17 के बारे में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। आर्टिकल 17, इसमें क्या कहा गया है, अस्पृश्यता से संबंधित किसी भी तरह के आचरण का उन्मूलन किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 17, इसमें भी अस्पृश्यता से संबंधित व्यवहार आप किसी के साथ नहीं करेंगे। ठीक है, अन्यथा आपको अपराधी माना जाएगा। अनुच्छेद 17, ठीक है, इससे बहुत क्वेश्चंस बनेंगे, इसलिए बहुत अच्छे से याद करना है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 46, आर्टिकल 46, इसके द्वारा अनुसूचित जातियों को सामाजिक अन्याय और शोषण के विरुद्ध सुरक्षा देकर उनके आर्थिक और शैक्षणिक हितों को सुरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, अनुसूचित जातियों को क्या किया गया है, सामाजिक अन्याय और शोषण के विरुद्ध सुरक्षा दी गई है और उनके आर्थिक और शैक्षणिक हितों को सुरक्षा प्रदान की गई है। अनुच्छेद 46, तो अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 अस्पृश्यता से संबंधित है। दूसरा है इसी का नाम बदलकर नागरिक अधिकार संरक्षण किया गया, अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 46। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, बहुत अच्छे से हम लिख देते हैं इम्पॉर्टेंट, और बहुत अच्छे से तैयार करना है इसको। नेक्स्ट है अनुच्छेद 25, इसमें क्या कहा गया है, दलितों के लिए हिंदुओं के धार्मिक स्थानों में प्रवेश संबंधी नियोग्यताएं समाप्त की गई, यानी कि सभी को मंदिरों में जाने का, पूजा पाठ करने का अधिकार दिया गया। अनुच्छेद
25। ठीक है, दलितों के लिए हिंदुओं के धार्मिक स्थानों में प्रवेश संबंधी नियोक्ताएं समाप्त की गई। यानी कि हिंदुओं के धार्मिक स्थान कौन? मंदिर में जाना मना था ना दलित जातियों के लोगों को, लेकिन अनुच्छेद 25 में क्या कहा गया है कि हाँ वो भी मंदिरों में या धार्मिक स्थानों में प्रवेश कर सकती हैं। ठीक है, अगला है अनुच्छेद 330, 332 और 334। इनका क्या कहना है? संसद तथा राज्य के विधानमंडलों में इन जातियों को विशेष प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 330, 332 और 334 में क्या कहा गया है कि संसद में और राज्य के जो विधानमंडल हैं, ठीक है, विधानमंडल में इन जातियों का यानी कि दलित जातियों का विशेष प्रतिनिधित्व होगा। ठीक है, विशेष प्रतिनिधित्व किसमें? संसद में और राज्य की विधानमंडलों में। नेक्स्ट, दलित जातियों पर होने वाले अत्याचार को रोकने के लिए देश में सन 1990 में एक अत्याचार निरोध अधिनियम आया। इम्पॉर्टेंट है, कब आया? 1990 में अत्याचार निरोधक अधिनियम आया, दलित जातियों पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, चलो वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इस वजह से हम नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में। ठीक है, यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग, अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी कि ओबीसी। ठीक है, जो ओबीसीज हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इस क्लास में आज के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू बच्चों। अब कुछ ना समझ में आए तो उसको बताओ, इसको अच्छे से पढ़ो, इसके ऑब्जेक्टिव्स तैयार करो। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव्स के साथ साथ मैं इसलिए आपको पूरी क्लासेस प्रोवाइड करवा रही हूँ ताकि आपका जो बेस है या जो कॉन्सेप्ट है वो एटलीस्ट थोड़ा क्लियर हो। अदरवाइज ऑब्जेक्टिव तो रट ही सकते हो। ठीक है, तो इसलिए उससे ज़्यादा है कि आप इसके कॉन्सेप्ट को समझो थोड़ा सा, बहुत डिटेल में नहीं पढ़ाया है इसीलिए। ठीक है, लेकिन ये है कि हाँ एक बेसिक नॉलेज इसके बारे में आपको होनी चाहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।